नमस्ते बच्चों। आज का ये सत्र आईबीडीपी के बच्चों के लिए बेहद लाभकारी होगा। आपके ही अनुरोध पर मैंने इंटरनल ओरल असेसमेंट से संबंधित सभी जानकारियां विस्तार से इस सत्र में मैं आपको बताऊंगी। छात्रों के साथ ही ये उन शिक्षकों, मेरे सहयोगियों के लिए भी लाभकारी होगा जो अभी इस क्षेत्र में नए हैं। आईबीडीपी के विद्यार्थी इंटरनल ओरल असेसमेंट यानी कि मौखिक वाचन के दौरान उनकी एक मौखिक परीक्षा होती है और एचएल और एसएल दोनों समूह के बच्चों के लिए ये अलग अलग आयोजित की जाती है। इसमें क्यों इसलिए अलग अलग आयोजित की जाती है क्योंकि दोनों ही समूह के बच्चों के लिए जो सामग्री है वो भी अलग अलग होती है। आज के सत्र में मैं एसएल के विद्यार्थियों को इंटरनल ओरल असेसमेंट के लिए तैयारी करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है उसके बारे में बताऊंगी। एसएल समूह के विद्यार्थियों को 5 चित्र दिखाए जाते हैं और वे पांचों चित्र आपने अपने पाठ्यक्रम में जो इकाइयां पढ़ी हैं 5, उन पांचों इकाइयों से एक एक चित्र, यानी कि आपकी 5 इकाइयां हैं: पहचान, अनुभव, मानवीय सरलता, सामाजिक संरचना और धरती के प्रति अपना योगदान। तो इन पांचों इकाइयों से एक एक पिक्चर की अध्यापिका आपके सामने रखेगी, यानी कि आपके सामने 5 चित्र हैं और उन पांचों में से आपको किसी भी एक को चुनना है। आप देखेंगे कि आपको जो चित्र दिए गए हैं उनमें ऊपर इकाई का नाम लिखा होता है और नीचे वो चित्र कहाँ से लिया गया है वो साभार लिखा होता है। आपको इकाई के अंतर्गत किस उपविषय से आप चित्र को जोड़ रहे हैं ये आपके ऊपर है। जैसे मान लीजिए अगर स्वास्थ्य संबंधी चित्र है और ऊपर नाम लिखा है पहचान, तो आप उसको स्वास्थ्य और कुशलता उपविषय से जोड़ सकते हैं, जीवन शैली से भी जोड़ सकते हैं। ये आपके ऊपर। आपको चित्र चुनने के बाद 15 मिनट का समय दिया जाता है जिसमें आप तैयारी कर सकते हैं। उस समय के दौरान आप चित्र को बहुत बारीकी से देखें और उसके हर एक बिंदुओं के बारे में विचार करें। आपके पास एक कागज और पेन होता है जिस पर आप 10 से 12 बिंदु लिख सकते हैं जो आपको अपने विचारों को विस्तार देने में लाभकारी साबित होंगे। तो आप और ये कागज लेके ही आप परीक्षा भवन में जाएंगे, परीक्षा कक्ष में जाएंगे। यहाँ पर आप तैयारी करते समय अपने विचारों को सिर्फ बिंदुओं में ही लिख सकते हैं, यानी कि आपको सिर्फ संक्षिप्त बिंदु लिखने हैं। जो विस्तार देना है आपको वो आप नहीं लिखेंगे। इस 15 मिनट के दौरान आप अच्छी तरह से चित्र का निरीक्षण कीजिए, बारीकी से उसके हर एक बिंदु को देखिए और उसके बारे में अपने मन ही मन विचारों का विस्तार भी तैयार कर लीजिए। आइए मैं आपको एक चित्र दिखाती हूं। जैसे मान लीजिए आपको ये चित्र मिला है। इस चित्र में आप देख रहे हैं एक शीर्षक दिया गया है पहचान और नीचे साभार भी दिया है कि यानी कि ये चित्र कहाँ से लिया गया है। इस चित्र को आप बारीकी से देखें। इसमें एक बच्चा दौड़ रहा है, एक व्यक्ति किसी मरीज को व्हीलचेयर पर बिठाकर टहला रहा है। यहाँ पर देखिए एक व्यक्ति योगा कर रहा है, एक स्त्री साइकिल चला रही है, यहाँ पर एक जोड़ा बैठा है, जो स्त्री है वो किताब पढ़ रही है। यहाँ पर एक जोड़ा है जो चटाई बिछाकर गिटार का आनंद ले रहा है और यहाँ पर एक छोटी बच्ची है जो अपनी मम्मी के साथ पार्क में आई है और उसके हाथ में एक बलून है।
यहाँ एक स्त्री है जो अपने कुत्ते को टहलाने के लिए लाई है। यानी कि ये शायद सुबह का समय है, जब सूरज की धूप फैली हुई होती है और हम पार्क में कभी सैर के लिए निकलते हैं, कभी व्यायाम करने के लिए, कभी साइकिल चलाने के लिए, और कभी अपने पशु को, जो पालतू जानवर है हमारे पास, उसको घुमाने के लिए। तो आप चित्र को बहुत बारीकी से देखें और चित्र के हरेक बिंदुओं का वर्णन जरूर करें, और उसके बाद अपने विचारों को विस्तार दें। आइए मैं आपको समझाती हूँ कि मौखिक वाचन के दौरान आप किन किन बिंदुओं का ध्यान रखेंगे और इनको अपने वाचन में शामिल करने का भरपूर प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप चित्र को बारीकी से देखकर उसे मुख्य इकाई के अंतर्गत उपविषय या उपविषयों से जोड़कर अपनी प्रस्तुति दे सकते हैं। चित्र वर्णन करते हुए आप अपने विचारों को आवश्यक विस्तार अवश्य दें। इस प्रथम चरण में, आपकी ये परीक्षा 3 चरणों में पूरी होती है। प्रथम चरण में आपको चित्र के संदर्भ में अपना प्रस्तुतिकरण देना होता है, जिसके लिए आपके पास 3 से 4 मिनट का समय होता है। उस 3 से 4 मिनट में आप चित्र के सभी भागों या चित्र में दिख रहे दृश्य के सभी अंगों का वर्णन अवश्य करें। यदि आप कुछ बिंदुओं का वर्णन करते हुए अपने विचारों को विस्तार देते हैं, तो उसके पश्चात बचे हुए बिंदुओं का भी वर्णन और विस्तार, यानी कि उदाहरण, अपने अनुभव, भारतीय संस्कृति के साथ उन बिंदुओं का जुड़ाव बताते हुए अवश्य दें। मौखिक वाचन के दौरान यह बात अवश्य ध्यान रखें, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ एक बार चित्र के बिंदुओं का वर्णन करें और उसके पश्चात बिना रुके अपने विचारों का या तैयार किया गया जो लेखा जोखा है उसे ही बोलते रहें। चित्र के साथ आपका संबंध निरंतर बना रहना चाहिए। प्रथम चरण के मौखिक वाचन के दौरान आप उदाहरण, अपने व्यक्तिगत अनुभव, भारतीय संस्कृति से जुड़ाव तथा अपने मौलिक विचार या मौलिक सोच को वाचन में जरूर शामिल करें। अनिवार्य रूप से ये बिंदु आपके प्रस्तुतिकरण में शामिल होने चाहिए। यानी प्रथम चरण में जब आप चित्र के संदर्भ में अपना प्रस्तुतिकरण दे रहे हैं, उस समय आपके प्रस्तुतिकरण के में व्यक्तिगत अनुभव, भारतीय संस्कृति से जुड़ाव, उदाहरण और आपकी अपनी मौलिक सोच जरूर शामिल होनी चाहिए। द्वितीय चरण में जब आपकी अध्यापिका या अध्यापक आपसे प्रश्न करते हैं, तो उस समय भी आप संक्षिप्त उत्तर नहीं देंगे, बल्कि आपके उत्तरों में उदाहरण, आपके व्यक्तिगत अनुभव, आपके अपने विचार, आपका अपना मौलिक दृष्टिकोण भी शामिल होना चाहिए। उस संदर्भ में आपका मत क्या है वो अवश्य बताएं, और अगर आपने कुछ से संबंधित कुछ काम किए हैं तो आप वो भी बता सकते हैं। आपके अनुभवों व सोच से समृद्ध रुचिपूर्ण उत्तर सदैव अपना उत्तम प्रभाव छोड़ते हैं। तृतीय चरण में किसी अन्य इकाई के बारे में चर्चा किए जाने पर आप चर्चा में निरंतरता बनाए रखते हुए अपने विचार, अनुभव और उस संबंध में आपके द्वारा किए गए कार्यों को, उनसे मिलने वाले लाभों को भी चर्चा में शामिल कर सकते हैं। अपने अनुभव साझा करते हुए प्रस्तुतिकरण, प्रश्नोत्तर सत्र तथा चर्चा को रोचक बनाने का भरपूर प्रयत्न कीजिए। चर्चा में रोचकता बनाए रखते हुए श्रोता को बांधे रखने की कला को जरूर अपनाइए। एक ही बात और या उदाहरण को बार बार ना दोहराएं, बल्कि नए नए उदाहरण और नए अनुभवों का हवाला देते हुए अपनी बातचीत को आगे बढ़ाइए। तृतीय चरण में आपके पास 5 से 6 मिनट का समय होता है। अध्यापक द्वारा संवाद के दौरान पूछे गए विषय को ध्यान से सुने और विस्तार से उसका उत्तर दें। संवाद को स्वाभाविक बनाते हुए अपनी बातचीत हिंदी भाषा में ही रखें, अन्य भाषाओं के शब्दों के प्रयोग से बचें। सभी चरणों में मौखिक वाचन के दौरान अपनी भाषा को सरल, स्वाभाविक, स्पष्ट, उपयुक्त और विषय संगत रखें। विषय वस्तु के अनुरूप आप मुहावरों का सटीक प्रयोग
कर सकते हैं। व्याकरण की दृष्टि से आपके वाक्य त्रुटि रहित होने चाहिए। बच्चों, इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा कि आपका उच्चारण और आपके शब्दों की वाक्यों की संरचना सही होनी चाहिए। अपने विविध शब्द भंडार का पूर्ण उपयोग करते हुए आप सहज उतार चढ़ाव के साथ संवाद करें। बनावटीपन और भारी भरकम शब्दों के प्रयोग व अशुद्ध उच्चारण से बचें। व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध भाषा का सरल और सहज प्रयोग हमेशा प्रभावशाली होता है। ये बात याद रखें तो आपका प्रस्तुतिकरण अच्छा बन पड़ेगा और आपके बोलने का ढंग, आपका उच्चारण सरल और सहज रखें। शब्द वाक्य आपकी बात कहने में सहायक होने चाहिए। आप अन्य भाषा के शब्दों के प्रयोग से बचें। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका प्रस्तुतिकरण या पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण, तीनों में ही आप अच्छी तरह से अपनी प्रस्तुति दे पाएंगे। अगले वीडियो में मैं आपको एक उदाहरण के साथ भी समझाऊंगी कि आप इस तरह से दिए गए चित्र के बिंदुओं को विस्तार देंगे और अपने प्रस्तुतिकरण में या प्रश्नोत्तर काल में या तृतीय चरण में संवाद के दौरान किस तरह से अपने उत्तरों को विस्तार से रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मैं आप सभी की शुभकामना करती हूँ, आप सभी के अच्छे अंकों के लिए। ये एक मैंने तालिका बनाई है जिसमें मूल्यांकन के मानदंडों को दिखाया है। इसे आप जरूर समझ लें और इसको समझने के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि बच्चों आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी जांच किस प्रकार की जाएगी। यानी आपने जो भी प्रस्तुतिकरण दिया है उस पर आपको अंक किस तरह दिए जाएंगे, क्योंकि क्राइटेरियन ए में हम भाषा के लिए नंबर देते हैं। ये 12 नंबर का है और ये सभी यानी कि आपके तीनों चरणों पर ये अप्लाई होता है। क्राइटेरियन B1 ये मैसेज के लिए है, जो विजुअल स्टिमुलस, जो आपको फोटो दिखाई गई है, जो चित्र दिखाया गया है उस पर, ये भी 6 नंबर का है। और ये आपके प्रेजेंटेशन यानी कि पहले चरण में आपने जो प्रस्तुतिकरण दिया है उसके लिए इस भाग में हम नंबर देते हैं। क्राइटेरियन B2 ये भी मैसेज के लिए है, पर इसमें हमारा फोकस कन्वर्सेशन पर होता है। 6 नंबर के लिए ये भी इसमें से अंक दिए जाते हैं और ये अप्लाइज टू द डिस्कशंस, यानी कि पार्ट 2 और 3 में हमने जो चर्चा की है उसको जांचते हुए हम अंक प्रदान करते हैं। क्राइटेरियन C, इसमें हम आपकी इंटरेक्टिव स्किल्स की जांच करते हैं, उस पर नंबर देते हैं। कम्युनिकेशन आपका कैसा है, ये भी 6 नंबर का होता है और ये आपके पार्ट 2 और 3 में जो भी चर्चा हुई है उसके लिए इसमें अंक दिए जाते हैं। आप इस मानदंड को जरूर समझ लें और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के सत्र में जो कुछ भी बातें मैंने बताई हैं वो आपके इंटरनल ओरल असेसमेंट में आपके लिए लाभकारी होंगी। अगले वीडियो में मैं आपको एक उदाहरण देकर भी कुछ बातें और समझाऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते।